सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। कलम जब चलती है तो तख्त हिला देती है, छुपे हुए गुनाहों का पर्दा गिरा देती है। डरती नहीं जो इस सत्ता के किसी भी इकबाल से, सच की वो एक आवाज़ जमाने को जगा देती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सार्थक संवाद और मैं हूँ देवदत्त दुबे। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो पिछले 5 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय नहीं, बिल्कुल एक तरह से अंदर की जो कहानी, सरकारें बनने मिटने, आंदोलन चलने रुकने, जितनी देश की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं परिवर्तन वाली, उन सब के वो साक्षी रहे हैं। हवाला जैसे कांड को उन्होंने उजागर किया है और सज्जन शक्तियों को बड़ा प्रोत्साहन उन्होंने दिया है। जो भी सज्जन शक्तियां देश में काम कर रही हैं, एक बैलेंस की जो उन्होंने किया है काम, वो अद्भुत है। इसीलिए तो सरकार ने पहले पद्म श्री, फिर पद्म भूषण, और ये सब अलंकरण भी फीके पड़ जाते हैं कई बार जब हम उनके व्यक्तित्व को देखते हैं। इतनी सहजता, सरलता, कहा जाता है कि पत्रकार केवल खबरें नहीं लिखता, वह समय का इतिहास दर्ज करता है। कुछ पत्रकार घटनाओं का वर्णन करते हैं और कुछ अपने विचार, साहस और लेखनी से एक युग की पहचान बन जाते हैं। तो आप एक ऐसे ही युग की पहचान से आज मिलेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे बीच पत्रकारिता, जो भारतीय पत्रकारिता का एक ऐसा सम्मानजनक नाम वो हैं कि सब पुरस्कार तो उनको पीछे पड़ गए हैं और भी लोग पुरस्कार देना चाहते हैं, लेकिन उम्र आप समझेंगे कि 80 वर्ष के लगभग है। वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं। लेकिन आज वो राजधानी भोपाल इसलिए आए क्योंकि राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय अलंकरण समारोह में उनको सम्मानित किया गया। और इस समय एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि उस समय जब राष्ट्रीय नेशनल अखबार इस तरह के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते थे, तब आपने एक विधा शुरू की कि जो रामचरितमानस या कहीं भी अच्छी सज्जन चर्चाएं चल रही हैं तो उनके निचोड़ भी अखबारों में दिए जाएं। और जनसत्ता जैसा अखबार में भी आधा आधा पेज की वो खबरें देते थे और उन्होंने करीब से सबको देखा है, चाहे श्री राम स्वामी नारायण हों, चाहे जीवन विद्या के जी ए नागराज जी महाराज हों, चाहे पांडुरंग शास्त्री स्वाध्याय परिवार के हों, ऐसी जितनी भी समाज में सज्जन शक्तियाँ, चाहे वो गायत्री परिवार के प्रणव पंड्या और उनके दादाजी, मतलब बहुत सारी जो भी आपको याद होंगी, सबके साथ उन्होंने काम किया है, करीब से देखा है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो प्रेरणादायक है। और मैं उनके बारे में कितना बताऊं, 5 दशकों में उनके साथ कितनी सारी चीज़ें हैं। तो अब हम ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते क्योंकि हम बताने के लिए शायद हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाएं। हम उन्हीं से आज जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों को जो शायद अनटोल्ड स्टोरी भी हों और जो आपके मन में जिज्ञासाएं हैं। तो राम बहादुर राय जी से आप मिलिए, जो जाना पहचाना नाम है पूरे देश दुनिया में, पत्रकारिता में, राजनीति में। ऐसा कोई प्रधानमंत्री पिछले 5 दशक में नहीं हुआ होगा जो ना जानता हो, ना कोई राजनेता, विपक्ष का नेता, कोई भी अधिकारी, सब जानते हैं एक नाम। राय साहब, आपका सार्थक संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। आपने 5 दशक की पत्रकारिता देखी है, गौरवशाली, उसका अतीत भी रहा है। आज आपको कैसा लगता है पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, उसकी इमेज? कुछ लोग बेवजह उस पर बहुत कुछ कहने लगे हैं, लांछन लगाने लगे हैं, कुछ पत्रकार अभी भी डटे हुए हैं मैदान में। तो आपको क्या लग रहा है यह दौर पत्रकारिता का? मैं 79 में पत्रकार बना जी। तब मेरे सामने यह प्रश्न था कि मैं क्या करूं। जी। हमारे पुराने साथी, हमारे जो गार्जियन भी होते थे उस समय, उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊं। और उस समय लोकसभा का चुनाव होने वाला था। तो हमारे शुभचिंतक, हमारे संरक्षक चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन जब ये बात मेरे सामने आई तो पहले तो मैंने मना किया कि हमको राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनना है, न चुनाव लड़ना है। कैसा क्यों किया, इसका एक बड़ा कारण यह है कि मैं समझता था कि पत्रकार अगर मैं बनता हूँ, फिर हमने तय किया कि हम राजनीति में, दलीय राजनीति में नहीं जाएंगे। और मैं अब
लिखने पढ़ने के काम में पड़ूंगा। तो लिखने पढ़ने का माध्यम मेरे लिए पत्रकारिता बनी और हिंदुस्तान समाचार से हमने शुरुआत की। इसी भोपाल में मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में आया था 79 में जी। और तब हमारे ब्यूरो चीफ होते थे, तो गौड़ साहब हमारे ब्यूरो चीफ थे। अब देखिए संयोग की बात है कि उन दिनों मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, इसलिए हमने यहाँ के विद्यार्थी परिषद के दफ्तर को, जो विधानसभा के विधायक निवास में था उस समय, तो हमने एक पोस्ट कार्ड डाल दिया कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। उसमें हमने ये नहीं लिखा कि हम किस लिए आ रहे हैं। अब संयोग की बात है कि जिस दिन मैं आया भोपाल, उस दिन विद्यार्थी परिषद ने सुंदरलाल पटवा के विरोध में एक प्रदर्शन रखा था जी। तो मैं आया और तैयार हो करके, उस समय गौरी शंकर सेजवार नेता मंत्री थे जी। हाँ, हमारे मित्र थे जी। तो उनको जब मैंने दिल्ली से ही कहा था कि मैं आ रहा हूँ 3-4 महीने 5 महीने मुझे रहना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक फ्लैट विधायक निवास में है, खाली है, आप कब आ रहे हैं? तो मैं विद्यार्थी परिषद कार्यालय में अब उसकी चाबी रख दूंगा, आप आइए और वहाँ रहिए जितने दिन रहना हो। तो मैं उनके फ्लैट में जाकर तैयार व्यार होकर और विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में आया, और कैलाश गौड़ नाम था जी। ब्यूरो चीफ का। जी। तो कैलाश गौड़ जी को मैंने फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ और मैं कब आ जाऊँ। हमको कोई दफ्तर का नियम कानून भी ज़्यादा मालूम नहीं था। तो उधर से कैलाश गौड़ जी बड़े नाराज़ हुए मेरे ऊपर और उन्होंने कहा कि आप ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में आए हैं या विद्यार्थी परिषद के नेता के रूप में। तो मेरे लिए सवाल ज़रा अटपटा था जी। तो मैंने कहा कि मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने आज का अखबार नहीं देखा? अखबार में छपा हुआ है कि प्रदर्शन होने वाला है, आप उसका नेतृत्व करेंगे। तो मैंने कहा कि गौड़ साहब आपने अच्छी सूचना मुझे दी, अब मैं कल फ़ोन करूंगा आपको। और विद्यार्थी परिषद के लोगों, शिवराज सिंह चौहान उस समय प्रदेश कार्यालय मंत्री होते थे, तो मैंने और प्रसन्न शर्मा प्रदेश मंत्री थे, और एक थे तोमर, शालिग्राम तोमर, तो शालिग्राम तोमर संगठन मंत्री थे। तो इन तीनों से मैंने पूछा कि क्या बात है। तो कहा कि हम लोगों ने तो आपकी चिट्ठी मिली थी, तो कहा कि आप इसी के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर अब प्रदर्शन का में हम शामिल होंगे और कल से पत्रकारिता शुरू करेंगे। तो प्रदर्शन में मैं शामिल हुआ, खूब भाषण किया जो बोल सकता था। लेकिन विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शनकारियों से मुझे असंतोष हुआ। तो मैंने कहा कि आप लोग कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, न पत्थर फेंक रहे हैं, न पुलिस से लड़ाई कर रहे हैं, तो ये तो मिली भगत मुझे लग रही है। जो भी हो, तो वहाँ से मेरी पत्रकारिता शुरू हुई और 2-3 महीने में हमने 5-7 ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें दी कि रेडियो उस समय हिंदुस्तान समाचार की उन खबरों को उस दिन हर बुलेटिन में उसने चलाया। अच्छा, यही मध्य प्रदेश की थी कि देश की? मध्य प्रदेश की थी, और लेकिन राष्ट्रीय महत्व की थी। पहली खबर मुझे ये मिली कि मुंगावली जेल से डकैत फिर से अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जी। क्योंकि जो 1972 में समझौता हुआ था, उस समझौते को मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ रही है। तो इस पर हमने बड़ा उस समय के राज्यपाल से, चीफ मिनिस्टर से,
चीफ सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से, विपक्ष के नेता थे अर्जुन सिंह, उन सब से हमने बात की और सबसे बात करके जो खबर बनाई तो वो बड़ा, हमको तो कुछ अंदाज नहीं था कि हम कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। एक प्रोफेसर कॉलोनी के कोने पर सर्वसेवा संघ का एक दफ्तर होता था और भार्गव करके, रामचंद्र भार्गव ऐसा कुछ नाम था, वो हमारे मित्र थे। उन्होंने ये खबर दी थी कि दरअसल विनोबा जी ने ये पत्र लिखा है इंदिरा गांधी को और ये कहा है कि अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो मैं अमर अनशन पर जाऊंगा। तो हम इतनी ही सूचना के बजाय हमने थोड़ा रिसर्च किया तो कुल ये हुआ कि 2-3 महीने में हमको उन्होंने दिल्ली बुला लिया बालेश्वर अग्रवाल जी ने, फिर हमको ईटानगर भेज दिया। अब मैं, आपका जो प्रश्न है वो ये है कि पत्रकारिता जो तब थी, पत्रकारिता है, जो तब थी वो आज भी है। अब पत्रकारिता को टेक्नोलॉजी बदलती है, पत्रकारिता को परिस्थितियां बदलती हैं और फिर जो है वो परिस्थितियों के अनुसार जो है वो पत्रकारिता अपने को ढालती है। एक समय चाहे वो न्यूज़ एजेंसी की पत्रकारिता हो या अंग्रेजी या प्रिंट अखबारों की पत्रकारिता हो, तो जब समाज में आंदोलन होता है, समाज में असंतोष होता है, तो पत्रकारिता उसको भाषा देती है, शब्द देती है और फिर उसका समाज पर असर पड़ता है। लेकिन जब समाज ही बदल रहा हो तो पत्रकारिता का धर्म यह है कि फिर आप बदलते हुए समाज को बताएं कि कैसे वो बदल रहा है। हाँ, बदलाव में कहीं अगर कोई दोष दिखाई दे रहा है, नीतिगत दोष दिखाई दे रहा है, वैचारिक दोष दिखाई दे रहा है, तो उसको भी बताएं। एक बात इन दिनों ज़्यादा हो रही है और वो ये है कि किसी बात को बार बार कह करके, झूठ को बार बार कह करके सच बनाने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश राजनीतिक स्तर पर हो रही है, जिसके कारण से पत्रकारिता भी उस का एक हिस्सा हो गई है। मेरा मतलब ये है कि नरेटिव को लोग जो है इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं मानो वो सच हो। भारत का स्वभाव नरेटिव से चलने वाला स्वभाव नहीं है, भारत का स्वभाव सत्य से चलने वाला स्वभाव है और भारत का स्वभाव सत्य की खोज वाला स्वभाव है। सत्य की खोज के लिए प्रहलाद को अपने पिता से लड़ना पड़ा तो लड़ा, सत्य की खोज के लिए महात्मा गांधी को अपने जान की बाजी लगानी पड़ी तो लगाई। तो उस ज़माने में आप देखेंगे कि सत्य की खोज के लिए हम जिसको सत्य समझते हैं उसको सत्य के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। ये हमारे यहाँ की पत्रकारिता की एक श्रेष्ठ परंपरा रही है। आज जो बदलाव हुआ है ये वो बदलाव आज़ादी के बाद 5वां बदलाव है। आज़ादी के तुरंत बाद जो बदलाव हुआ और जो प्रिंट में बदलाव हुआ, यानी जो नए अखबार निकले, उन अखबारों ने मैंने पैसा उसमें सेठ हो नहीं लगाया क्योंकि वो वही लगा सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने पैसा लगाया उनकी प्रेरणा ये थी कि भारत में का पुनर्निर्माण हो रहा है, उस पुनर्निर्माण में हम अपने अखबार के माध्यम से योगदान करेंगे। उनके और भी लक्ष्य रहे होंगे लेकिन मूल प्रेरणा यही थी। चाहे नई दुनिया निकला हो या वो नवभारत टाइम्स निकला हो, दैनिक जागरण निकला हो या
ये राजस्थान पत्रिका निकला हो, आप देखेंगे तो 1947 में ये सब अखबार निकले। 1964-65 में समाज में असंतोष हुआ, अपेक्षाएं जब पूरी नहीं हुई तो हिंदी पत्रकारिता ने, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ने और पूरी पत्रकारिता ने फिर उस असंतोष को स्वर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1967 में 8 जगहों पर सरकारें बदल गई। 1987 के आसपास में हमारी पत्रकारिता ने एवरेस्ट को छू लिया, भाषाई पत्रकारिता ने। 87 और 89 के दौर में से पहले माना जाता था कि जनमत निर्माण का काम अंग्रेजी अखबार करते हैं और कर सकते हैं, हिंदी अखबारों के बस का नहीं है। लेकिन 1987 से 1989 तक जो राष्ट्रीय मोर्चा या बोफर्स के खिलाफ जो जन आंदोलन चला, उस आंदोलन का नेतृत्व व्यक्ति के तौर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया और उनके सहयोग में सारी विपक्ष की पार्टियां थी। तो उसमें अंततः मीडिया का दबाव था कि एक राष्ट्रीय मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा बना। मीडिया का दबाव था कि बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चे को के साथ अपना तालमेल बैठाया और अंततः 89 के चुनाव में राजीव गांधी पराजित हुए। अगर उसका आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये भाषाई पत्रकारिता ने जो जनमत बनाया उसका परिणाम था। आज और तब जो है वो फिर उसी से रामोजी राव एक रोल मॉडल के रूप में सामने आए, जिन्होंने आंध्र में ईनाडू अखबार को जिले जिले का अखबार बना दिया था, जिससे एनटी रामाराव भी जीते थे। अब हिंदी अखबार जिले जिले के भी अखबार हैं। तो जिले जिले के अखबार होने के कारण से राष्ट्रीय समाचार सब जगह उपलब्ध नहीं। तो पत्रकारिता एक स्थानीय पत्रकारिता हो गई। लेकिन 95 से चैनल आए और आज हम डिजिटल युग में हैं। डिजिटल युग में आने के बाद जो है वो जिसके पास मोबाइल है वो पत्रकार है, सूचना है, तंत्र ये हो गया। तो लेकिन इस डिजिटल युग और मोबाइल युग के में भी हमको सार्थक पत्रकारिता के लिए के जो आधारभूत नियम हैं उन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए और उन नियमों को हर परिस्थिति में उसका पालन करना चाहिए। पत्रकारिता इस तरफ लोग ध्यान भी दे रहे हैं लेकिन उसकी उपेक्षा भी हो रही है। तो समाचार क्या है? मैंने एक दिन, मैं इसको बताता हूँ कई लोगों को, आपको भी बताना चाहता हूँ कि हमने एमजे अकबर से एक दिन ये सवाल पूछा कि हर आदमी के पास मोबाइल है और जो मन में वो आ रहा है वो उस पर लिख दे रहा है और वो वायरल हो रहा है, तो क्या वो समाचार है? तो एमजे अकबर ने जो बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि आप भी मानेंगे कि उन्होंने ठीक बात कही। एमजे अकबर ने कहा कि मोबाइल हर आदमी के हाथ में है और वो कुछ उसको मालूम हुआ उसने चला दिया, या उसको सपना आया कुछ चला दिया, या वो कुछ षड्यंत्र करना चाहता है वो तो चला दिया। वो समाचार नहीं है। समाचार तो वही है जो रिपोर्टर देता है
अपने संस्थान को, और कोई दूसरा देखता है कि वो समाचार की कसौटी पर समाचार है या नहीं है। रिपोर्टर और उपसंपादक की व्यवस्था का मूल आधार यही है। तो आज भी समाचार उसी को कहेंगे जो किसी दूसरे हाथ से गुजर करके परीक्षण के बाद उसको माना जाए कि हाँ, ये देने लायक समाचार है। अब प्रश्न ये है कि क्या इसका आज की पत्रकारिता में पालन हो रहा है? तो हम ये कहेंगे कि संगठित या संस्थागत जो पत्रकारिता है उसमें पालन हो रहा है। लेकिन चूंकि कि सबके हाथ में मीडिया है, नरेटिव का युग है, और विदेशी जो ये टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, उनका कुछ अपना इंटरेस्ट है, तो वो इसमें घालमेल भी कर रही हैं। इसलिए अब आज के समय में पत्रकारिता को नियम और नियमन की ज़रूरत है। नियम और नियमन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पत्रकारिता चाहे जिस ज़माने में भी हो, मैंने कहा कि सत्य पर आधारित होती है, सत्य के लिए होती है। तो लोकतंत्र भी नियम और नियमन से चलता है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो मीडिया पटरी से न उतरे, तो उसके लिए कुछ नियम बनावे। उसके पत्रकारी संस्थानों को कंट्रोल करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारी संस्थान पटरी से न उतरे, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और अब जो लोग ये कहते हैं कि सेल्फ नियमन, आत्मनियमन ही काफ़ी है, तो हमारे लंबे अनुभव ने बता दिया है कि आत्मनियमन काफ़ी नहीं है। आत्मनियमन के रास्ते पर आत्मविचलन बहुत ज़्यादा होती है। मेरी बात यहाँ पूरी होती है। जी, आपने अभी छात्र आंदोलन की बात की थी। आज दुनिया में जेनजी और भारत में सीजेपी, ये छात्र आंदोलन चल रहे। तब के आंदोलन, आप तो जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे, तो क्या अंतर लगता है आपको तब के छात्रों के आंदोलन और आज के छात्रों के आंदोलन? देखिए, आपका जो सवाल है वो जंतर मंतर पर जो हाल में हुआ है उससे संबंधित है। ये उस आंदोलन को मैंने देखा और हमने अपने मित्रों को लगाया भी था कि वो ज़रा उसको और नज़दीक से जाकर के देखें। अब इसके बारे में दो बातें कही जा रही हैं। बांग्लादेश में शुरुआत हुई, नेपाल में शुरुआत हुई, और अब वही प्रयोग भारत में किया जा रहा है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बांग्लादेश में एक साजिश थी, नेपाल में अलग कारण था। भारत में जो ये आंदोलन हुआ है उसमें जो विद्यार्थी हैं, जो नीट की परीक्षा दी, जो कंपटीशन की परीक्षाएं दी, तो 2024 से लेकर के 2026 के बीच में जो पेपर लीक हुए हैं उससे पूरे देश का प्रतिभाशाली विद्यार्थी या विद्यार्थिनी, छात्र और छात्राएं, जिनका भविष्य बहुत उज्जवल है अगर उनको अवसर मिले, वे अंदर से घायल। उस घायल छात्रों का वो असंतोष वहाँ प्रकट हुआ। इस असंतोष के प्रकट होने के लिए जिम्मेदार भारत सरकार है।
क्योंकि 36 दिन चला ये आंदोलन। जो काम आपने 38वें 39वें दिन किया वो आप 36 दिन पहले भी कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया ये भारत सरकार जाने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन था वो जेन्युइन था। हाँ, उसमें जो उत्पात हुई, उसमें जो राजनीति हुई, वो हर इस तरह के आंदोलन में ऐसे लोग घुसपैठ कर जाते हैं, लेकिन वो उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व वहाँ का वो छात्र कर रहे हैं। छात्रों की शिकायतें जायज़ है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक धारणा है, और वो सही धारणा है कि वो बहुत मजबूत जननेता हैं। उनके बारे में धारणा है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे कम्युनिकेटर हैं, और ये दोनों धारणाएं बहुत सही हैं। इस आंदोलन ने तीसरी धारणा भी उनके बारे में एक बनाई, और वो उनकी लोकप्रियता को बढ़ाएगी भी। वो ये धारणा बनी कि वो समय को पहचानते हैं, मुद्दे को पहचानते हैं, और झुकना भी जानते हैं। एक बार इमरजेंसी में वाजपेयी जी से मैं मिलने के लिए गया, अटल बिहारी वाजपेयी से। तब उनका स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ था, रीढ़ के ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत तन कर बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तन कर बैठे हैं और टेढ़े बैठे हैं, अभी आपका ये ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके सामने तन कर बैठा हूँ क्योंकि मैं आपके सामने झुक नहीं सकता। अटल जी तो तुरंत टिप्पणी करते थे वो तो। अच्छा, मोदी जी ने यह साबित किया कि वो झुकना भी जानते हैं। उन्होंने जो फटाफट 3-4 निर्णय लिया, और हेलो फ्रेंड्स करके वो जो इंस्टाग्राम पर आकर के और विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया, ये भी इस बात की सूचना है कि विद्यार्थियों की शिकायत, विद्यार्थियों का असंतोष, विद्यार्थियों का क्रोध या गुस्सा जायज़ था, और विद्यार्थियों ने उत्पात नहीं किया, वो घुसपैठियों ने उत्पात किया। इसलिए विद्यार्थी आंदोलन, इससे जो अगली बात साबित हुई वो ये कि लोग कहने लगे थे कि समाज में आंदोलन समाप्त हो गया। इस घटना ने यह साबित किया कि नहीं, समाज में ऊर्जा बनी हुई है, उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, आंदोलन में करना है या निर्माण में करना है, ये ऊर्जा जिनके पास है वो तय करेंगे। तो एक नई चेतना भी भारत में पैदा हुई है। अब ये इस आंदोलन को मैं मानता हूँ कि आंदोलनों की कतार में ये नया संस्करण है, और इस से शिक्षा के क्षेत्र में जो गड़बड़ियाँ हैं उसमें सुधार होगा, सुधार करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन होगा। और दूसरी बात जो मुझे लगती है इस आंदोलन की जड़ में, वो ये मेरा विचार है और मैं समझता हूँ कि मैं ये बात अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ। जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति भारत सरकार ले आई, ये स्वागत योग्य है, लेकिन नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा में जो विविधता होनी चाहिए और शिक्षा में भी फेडरलिज्म उसका आधार होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन की एजेंसियों में अभाव है। यानी यह आंदोलन भारत सरकार की शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जो
केंद्रीयता आ गई है, सेंट्रलाइजेशन आ गया है, उसके भी खिलाफ है। और मैं मानता हूँ कि ये सेंट्रलाइजेशन आज नहीं तो कल भारत सरकार को परिवर्तन करना पड़ेगा और ये सारी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो या और सब के लिए हो, वो एक ऐसा ढांचा बनाया जाना चाहिए जिसमें स्टेट का भी रोल हो और डिसेंट्रलाइजेशन हो। मान लीजिए अगर ये परीक्षाएं डिसेंट्रलाइज्ड होती तो क्या तमिलनाडु का विद्यार्थी उठ कर के जंतर मंतर जाता? नहीं जाता। तमिलनाडु का विद्यार्थी चेन्नई जाता। तो इस आंदोलन का स्वागत करना चाहिए और ये आंदोलन हमारे लोकतंत्र की जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने में सहायक होगा। आपने इतने हजारों चुनाव करीब से देखे हैं, देश की तासीर क्या है? कभी इमरजेंसी पे सरकारें बदलती हैं, कभी प्याज की महंगाई के मुद्दे पे भी सरकार बदल जाती। तो आखिर मतदाता कब टर्न लेता है कि हमें अब सरकार बदलना है? देखिए, इमरजेंसी हो या महंगाई हो, सरकार 3 कारणों से हमारे यहाँ बदलती रही है, बदली जाती रही है। सबसे पहला कारण होता है जब जनमानस में असंतोष हो, सरकार के कामकाज के बारे में असंतोष हो। दूसरा कारण होता है कि आम आदमी जब अपने को छला हुआ महसूस करता है, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है जी, ये जब उसके मन में बैठता है तो बदले की भावना से बदल देता है, फिर सत्ता में जो हैं उनको हटा देता है। और तीसरा कारण होता है जब लोगों को लगता है कि हम जिसको तलाश कर रहे हैं, जिसकी तलाश में हैं, वो आ गया है, तो उसके स्वागत में जो सत्ता में बैठा है उसको हटा देते हैं। ये 3 ही कारण अभी तक 1952 के चुनाव से लेकर के और अब तक हुए हैं। इन 3 के उदाहरण मिल जाएंगे? जैसे मैं बताता हूँ आपको। 3 का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये पहला उदाहरण सेंटर में बदलाव का, राज्यों में बदलाव का पहला उदाहरण 67 है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 1957 से चुनाव देख रहा हूँ। मेरी बचपन से ही 2 बातों में बड़ी रुचि रही है। अब एक कि जब मैं सुनता हूँ कि किसी का भाषण होने वाला है और अच्छा वक्ता है, तो वो चाहे जहाँ रहे हम उसको सुनने जाते हैं। ये हम 5वीं 7वीं में पढ़ते थे तब से, तो इसमें हमारी रुचि रही है। दूसरी कि ये हमारी रुचि आंदोलनों को समझने में भी रही है। तो ये जो 67 में जो संविध सरकारें आई, 8 राज्यों में बनी, बंगाल से पंजाब तक, तो उन राज्यों में सूखा, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे थे और उससे नागरिक बहुत पीड़ित था। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस सरकारों को हटा दिया, 8 कांग्रेसी सरकारों को। उस समय 7-7 चुनाव होते थे, तो विधानसभा में कांग्रेस हार गई, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस बहुत मामूली बहुमत से जीत करके सरकार बना सके। लेकिन 69 आते आते इंदिरा गांधी को ये लगा कि
उनको अपना वर्चस्व कायम करना है पार्टी पर, सरकार पर और लोगों के बीच में, तो उन्होंने जुलाई 1969 में 69 में बेंगलुरु में उनकी बात सुनी नहीं लोगों ने। कामराज भी उसमें थे, निजलिंगप्पा भी थे, मुरारजी देसाई भी थे, एस.के. पाटिल भी थे। तो सारे जो बड़े नेता थे वो इंदिरा गांधी को कुछ समझते नहीं थे। और जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया था, लिहाजा राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तय होना था। कांग्रेस की कार्यसमिति में बहुमत नीलम संजीव रेड्डी के लिए था। इंदिरा गांधी ने मन मार करके उनको स्वीकार कर लिया, लेकिन दिल्ली आकर वो पलट गई और उन्होंने अपनी पार्टी का अनुशासन तोड़ा। रूस की एजेंसियां इसका इंतज़ार कर रही थी कि इंदिरा गांधी को अपनी गिरफ्त में लेना है। तो सारे जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाना शुरू किया। करते करते अंततः पार्टी बट गई और मध्यावधि चुनाव हुआ 71 का। तो वो चुनाव नारे पर था, गरीबी हटाओ। वो इंदिरा गांधी का सबसे अच्छा समय था। इंदिरा गांधी का आप अक्सर ये लोग गलती करते हैं, इसलिए आप वो गलती ना करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जो 3/4 बहुमत से 71 में जीत करके आई, वो बांग्लादेश के चुनाव के कारण नहीं आई। कुछ लोग मानते हैं कि बांग्लादेश के कारण आ गए, वो नहीं है। बांग्लादेश का चुनाव तो उस बांग्लादेश की जो लड़ाई है वो 2 दिसंबर 1971 में शुरू हुई और 16 दिसंबर को सरेंडर से समाप्त हो गई। लेकिन 71 का चुनाव तो फरवरी में हो गया था जी। तो वो इंदिरा गांधी को लोगों ने उनके वादे पर वोट किया, गरीबी हटाओ नारे पे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी को वोट किया जी। लेकिन जब लोगों ने देखा कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ धोखा किया गया है, गरीबी हटाओ के नारे देने के बाद गरीबी हटाओ का एक भी प्रोग्राम नीतियों में नहीं आया, एग्जीक्यूशन में नहीं आया, तो असंतोष बढ़ने लगा। और वो बढ़ता हुआ असंतोष जेपी आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। पहले गुजरात में हुआ, बिहार में अलग से तैयारी चल रही थी, और अंततः जो है वो आंदोलन एक राष्ट्रीय शक्ल ले रहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिर रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी मुकदमा भी अपना हार गई, तो उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी। तो थोड़ी दिनों के लिए उनको राहत मिली। इमरजेंसी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी, मैंने इमरजेंसी में, मैं जेल में भी था, इमरजेंसी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो इमरजेंसी लगाकर उन्होंने जो पहला काम किया, नंबर 1 कि विपक्ष को जेल डाल दिया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, सेंसर लगा दिया, ये तो छोटी बातें हैं। इंदिरा गांधी ने संविधान बदल करके अपने चुनाव को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बाकायदे निर्णय करवाया
और उस निर्णय के कारण ही 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के फैसले को पलटकर उनके चुनाव को वैध ठहरा दिया। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 3 बातों के लिए लगाई। अपना चुनाव जीतने के लिए एक, दूसरा कि उनका लक्ष्य था विपक्ष, यानी जो विपक्ष जनता की आवाज़ बन रहा था तो उस विपक्ष की कमर तोड़ देनी है, ये दूसरा लक्ष्य था। इसलिए विपक्ष के लोगों को बहुत तोड़ा वड़ा उस ज़माने में। और तीसरा लक्ष्य था कि अब हम चुनाव करवाएंगे तो संजय गांधी को हम अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। तो 2 लक्ष्य तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, विपक्ष को थोड़ा कमज़ोर किया, लेकिन जब उन्होंने चुनाव करवाया तो लोगों ने हटा दिया उनको। तो 1971 से लेकर के 1977 तक ये जो 6 साल भारत में चला है, वह 6 साल इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे की प्रतिक्रिया में जो जनमत बना, उसका परिणाम था इमरजेंसी के बाद उनका हटाया जाना। और तीसरा उदाहरण है राजीव गांधी का। चूँकि कि जब राजीव गांधी आए थे तो उनको कहा गया था मिस्टर क्लीन, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो लोगों को लगा कि ये जिसको हम देवता मान रहे थे वो तो शैतान निकला। तो नए देवता की तलाश की लोगों ने जी, लेकिन वो काम चलाऊ समझौता था। तो ये सरकारें बदलती हैं और अंततः तो 2014 में अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि वगैरह थी, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि आज देश का नेतृत्व कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और 2013 से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के लिए आम सहमति नहीं थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आम सहमति नहीं थी, लेकिन जनता में आम सहमति बन गई थी। और पहली बार भारत की राजनीति में, एक लोकतांत्रिक राजनीति में यह हुआ कि जनता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को, संघ को अपने फैसले में सुधार करना पड़ा, या यूँ कहें कि अपना निर्णय जो वो सोच रहे थे उसकी जगह उनको वो निर्णय करना पड़ेगा जो जनता चाहती थी। तो ये 3 तरह के परिवर्तन हुए हैं। अब ये तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनसे जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों में आज जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था अगर प्रो पीपुल नहीं होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ेगा। एक दलीय सरकार होती है केंद्र में, राज्यों में, फिर केंद्र में अलग, राज्यों में अलग, गठबंधन की सरकार, अल्पमत की सरकार, ये आपने सरकारें भी बहुत देखी। तो ये सरकार की गति की काम करने की या देश के हित में क्या होता है, कौन सी सरकारें होती? देखिए, राजनीतिक स्थिरता हर दृष्टि से आवश्यक है। अगर समाज में चौतरफा विकास करना है, हम लोग आर्थिक विकास की तरफ जोर देते हैं, लेकिन दरअसल यूएन ने जो विकास का एक नया मानक बनाया है उसमें मानवीय विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा संस्कृति का उसमें बड़ा रोल होता है। चीन ने अपना उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि चीन जो विकास का नया
नई वो ऊंचाई छू रहा है, उसमें शिक्षा का योगदान है, उसमें संस्कृति का योगदान है। तो ये एक दल की केंद्र में सरकार हो और राज्य में भी सरकार हो, परंतु वो सरकार जो है वो अच्छा काम तभी करेगी जब एक दल की सरकार राजनीतिक स्थिरता दे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और 18-20 राज्यों में राज्य की सरकारें हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी ने एक उदाहरण अपना प्रस्तुत किया है राजनीतिक स्थिरता का। इसके उलट अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के शासन में राज्य में कांग्रेस की सरकार होती थी, केंद्र में भी राज्य की सरकार कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन राज्यों में राजनीतिक स्थिरता नहीं होती थी। मध्य प्रदेश का मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मध्य प्रदेश में केवल दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने 2 टर्म पूरा किया, नहीं तो आप बता दीजिए कि किस मुख्यमंत्री ने 2 टर्म पूरा किया। शिवराज सिंह ने किए सर। शिवराज सिंह तो बीजेपी में की बात है, कांग्रेस। मैं कांग्रेस का उदाहरण दे रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश जब से बना है 55-56 से, तब से लेकर के और आज तक देख लीजिए और मुख्यमंत्रियों की लिस्ट सामने रख लीजिए, तो बीजेपी के शासन में राजनीतिक स्थिरता है, कांग्रेस के शासन में राजनीतिक स्थिरता राज्य में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दल की सरकार होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि एक दल की सरकार रहे तो उससे उस दल का अनुशासन रहेगा, लेकिन वह दल राजनीतिक स्थिरता देने में भी सक्षम हो। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी अभी चीफ मिनिस्टर हैं। वो 21वें चीफ मिनिस्टर हैं। आप मायावती, अखिलेश और आदित्यनाथ योगी, ये जो 3 हैं, इनके अलावा आप वो जो पूरी लिस्ट है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है। कल्याण सिंह भी बीच में आ जाते हैं। उनका कार्यकाल देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। नारायण दत्त तिवारी ने भी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ। गोविंद बल्लभ पंत ने नहीं किया और तो छोड़ दीजिए। और सपा के मुलायम सिंह ने भी कहाँ कार्यकाल पूरा किया? अखिलेश ने पूरा किया। मुलायम सिंह तो 2 साल 3 साल करके कई बार थे, वो अलग बात है। मायावती का भी ऐसे ही रहा। मायावती ने 2007 से 12 मायावती का कार्यकाल है, 5 साल का है, राजनीतिक स्थिरता का है। 12 से 17 अखिलेश का है। 2007 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल कार्यकाल नहीं पूरा करता, जिसमें 13-14 तो जो हैं वो कांग्रेस के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन उदाहरणों से कि राजनीतिक स्थिरता कसौटी होनी चाहिए। जब राजनीतिक स्थिरता आएगी तो विकास भी होगा, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होगा और भ्रष्टाचार भी कम होना चाहिए। आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश में अपने 2 कार्यकाल दूसरा कार्यकाल वो पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने वो कर दिखाया है जिसका सपना हर मुख्यमंत्री देखता था। मतलब सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए,
डकैतों का सफाया होना चाहिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह से बातचीत करते हुए मैंने उनकी एक जीवनी लिखी है, मंजिल से ज़्यादा सफ़र। हाँ, आपकी तो किताब। उस दौरान जब मैं उनसे बात कर रहा था तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, उनको हम राजा साहब कहते थे क्योंकि उनको सब लोग राजा साहब कहते थे। तो मैंने कहा कि राजा साहब ये बताइए, जब आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए, तो सुना है कि आप ट्रेन से जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रेन से जा रहा था। मैंने कहा कि मैंने ये भी सुना है कि आप ट्रेन से इसलिए गए क्योंकि रास्ते में आप अपनी प्रायोरिटी तय कर लेना चाहते थे। तो आपने क्या प्रायोरिटी तय की, आपके मन में क्या था? तो उन्होंने कहा कि मैंने केवल एक निर्णय किया था, रास्ते भर मैं यही सोचता रहा, और हमने कहा कि उत्तर प्रदेश को डकैतों से मुक्त कराएंगे। और नहीं करा पाए वो। नहीं करा पाए। तो ये राजनीतिक स्थिरता अगर रहती तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो सोचते थे वो कर सकते थे। राजनीतिक स्थिरता होती तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 1000 साल की राजनीति को बदलने के नेता के तौर पर माने जाते। जो उन्होंने मंडल आयोग को लागू किया, वो सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था और किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता ने उनको भी उखाड़ फेंका। तो हमारे यहाँ भारत में पत्रकारिता के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की मजबूती के लिए पहली ज़रूरत यह है कि लोकतंत्र अपनी पटरी पर रहे, राजनीतिक स्थिरता हो और भ्रष्टाचार, शासन में भ्रष्टाचार कम से कम ख़त्म हो जाए तो बड़ी बात है। और ये नहीं होगा तो यही सारी चीज़ें राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता से हटाने का कारण बनती है। फिर वो लोहिया, जेपी एक जो उदाहरण दिया करते थे कि रोटी जली क्यों, क्योंकि उसको पलटा नहीं। देखिए, डॉक्टर लोहिया जो बोलते थे उस समय की मांग थी, एक बात। दूसरा, डॉक्टर लोहिया एक माहौल बनाना चाहते थे, उसमें वो सफल रहे। नेहरू का जो व्यक्तित्व था वो बरगद की तरह था, तो उस नेतृत्व को चुनौती नहीं दी जाती तो लोकतंत्र नहीं, वो एक व्यक्ति की तानाशाही बन जाती। तो इस नाते तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद किया जाएगा कि वो असंतोष के या असहमति के आवाज़ थे, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपनी कमजोरी समझ गए थे। क्या कमजोरी समझे? बताता हूँ आपको जी। रोटी को पलटने से रोटी नहीं जलती है जी। और रोटी अच्छी नहीं बनती है। मैं एक बार गया हरिद्वार जी, गंगा के किनारे रहने के लिए, और हमने तय कर लिया था कि ये किसी से मिलना नहीं, हम पढ़ेंगे, अपने हाथ से कुछ बनाएंगे, भोजन करेंगे। तो जब हमने पहले दिन रोटी बनाई तो मेरी रोटी जल गई या बनी ही नहीं, फूली ही नहीं। तो मैं अपने एक मित्र के घर गया, उनका नाम है प्रोफेसर शिव शंकर जायसवाल, अभी भी हैं, उनकी पत्नी अब नहीं है। तो उनकी पत्नी से भी हमारा पुराना परिचय था। तो मैंने शिव शंकर जायसवाल को नहीं कहा, मैं सीधे उनकी पत्नी के पास गया। हमने कहा कि मुझे आप रोटी बनाना सिखाइए। तो उन्होंने सिखाया। उन्होंने कहा कि पहली बार कम सेकिए, दूसरी बार ज़्यादा सेक करके पलट दीजिए, फूल जाएगी।
तो ये जो जुमला रोटी का है जेपी और लोहिया का, ये अवास्तविक है। अच्छा। जेपी पर मैं बाद में आऊँगा अगर आप पूछेंगे तो, लेकिन लोहिया के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि लोहिया इस धारणा पर राजनीति कर रहे थे कि बोलने से और अपील करने से राजनीति बदल जाएगी, लिख पढ़ करके राजनीति बदल जाएगी, लोगों को प्रेरित करने से राजनीति बदल जाएगी। लेकिन जब लोहिया के आखिरी दिन थे, संयोग से आखिरी दिन थे, अगर वो बच जाते तो शायद अपने को सुधारते। 1967-68 में अब उनकी मृत्यु 68 में हुई है, 68 में हुई है, 12 अक्टूबर को हुई है जहाँ तक मुझे याद है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक लेख लिखा लोहिया जी ने, और वो लेख पांचजन्य में छपा है। और मैं तब एमए का विद्यार्थी था, और अगर हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 29 दिनों की छुट्टियां होती थी, तो मुझे वो लेख आज भी याद है। उस लेख में लोहिया ने अपने ज़िंदगी के शाम को यह स्वीकार किया कि मुझे अपनी पार्टी के संगठन पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया। तो लोहिया ने विरोध की तो राजनीति की, लेकिन विरोध की राजनीति से जो सत्ता की आकांक्षा पैदा हुई उसके कारण सोशलिस्ट आपस में मरकट गए। अगर लोहिया ने उनको संगठन का कौशल सिखाया होता, और लोहिया को ये बात ध्यान में आई पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जब उनकी लगातार बातचीत होने लगी और दोनों मिल कर के भारत पाक महासंघ का विचार करने लगे, उस दौरान जो संवाद हुआ और जनसंघ को, आरएसएस को जब उन्होंने नज़दीक से देखा, तो लोहिया के जो साथी कहते थे उस पर लोहिया ध्यान नहीं देते थे। लोहिया के साथी चाहते थे, मधुलिमय चाहते थे, जॉर्ज चाहते थे, यही लोग उनके समकक्ष थे। तो ये दोनों लोहिया से कहते थे कि आप संगठन की कोई जिम्मेदारी लीजिए। लोहिया के पूरे जीवन में आप देखेंगे तो वो दार्शनिक हैं, वो नेता हैं, संगठन की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। उन्होंने ये करके नहीं दिखाया कि संगठन कैसे बनता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संगठन की जो कला उनको ज्ञात है, उनका पूरा 40-50 साल का जो जीवन है वो संगठन का जीवन है। अमित शाह जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने बीजेपी को गांव-गांव तक अगर पहुंचाया तो इसलिए पहुंचाया कि वो संगठन का महत्व जानते थे। भारतीय जनता पार्टी जो अभी चुनाव जीतने की पार्टी बन गई है, इसलिए बन गई है क्योंकि उसके पास संगठन का तंत्र है। राम मनोहर लोहिया इसको अनुभव करने लगे थे, लेकिन तब तक उनके पास समय नहीं था। और जयप्रकाश जी इतना बड़ा आंदोलन एक सत्ता परिवर्तन का कैसे खड़ा कर पाए खुद? जेपी ने आंदोलन खड़ा नहीं किया, पहली बात तो ये। अभी जेपी, मैं इमरजेंसी पर हर पखवाड़े कुछ लिखता हूँ। युगवार्ता, आपके साथ एक किताब आ रही है, युगवार्ता में वो छपता है, और ऐसे आज 37वां लेख अभी छपा होगा। वो 37वां लेख 37 चैप्टर होगा। तो उसको लिखने के लिए इमरजेंसी पर जितनी किताबें हिंदी अंग्रेजी में हैं, कुछ मेरे पास पहले से थी, कुछ नई आई हैं, कुछ नई आई हैं, तो सब मैंने पढ़ा है। अच्छा, और अभी मैं जैसे आज ही मैं अभी यहाँ दिल्ली आया हूँ,
तो मैं इमरजेंसी की एक किताब मैं करीब करीब पढ़ गया हूँ और नोट बना चुका हूँ। तो मतलब ये कि जो बात जेपी के बारे में बताना आप है, इसलिए मैं ये सब भूमिका बना रहा था। जेपी की एक जेल डायरी है जी। उसका नाम है कारावास की कहानी। जेपी गिरफ्तार तो हो गए 25 जून की रात को ही, लेकिन उन्होंने जेल डायरी शुरू की है, यानी उनकी कलम 25 दिन तक उनको कलम उठाने की हिम्मत नहीं हुई। चंद्रशेखर की जेल डायरी 26 जून से शुरू होती है, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए, और 11 जनवरी तक चलती है, जिस दिन वो रिहा हुए। जेपी की जेल डायरी 21 जुलाई 1975 से शुरू होती है और सितंबर में कभी ख़त्म हो जाती है। कुल वो 130 दिनों की डायरी। और जेल में कितने दिन रहे? चंडीगढ़ जेल में 130 दिन रहे जी। फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो दिल्ली आए, दिल्ली से जसलोक गए, जसलोक से फिर वो रिहा हुए। लेकिन वो 130 दिन वो जेल में थे और एकांत में थे, तो उस समय उन्होंने डायरी लिखी है। उस डायरी को मैंने जेपी का कुछ कोट हमको चाहिए था, तो इसलिए मैंने वो डायरी फिर से पढ़ी। मैंने कई बार उसको पढ़ लिया। उस डायरी में वो कहते हैं कि ये जिस आंदोलन में मैं पढ़ा वो मेरा आंदोलन नहीं था, विद्यार्थियों ने उस आंदोलन को शुरू किया था, उसका मुझे उन्होंने नेतृत्व सौंपा। तो पहली बात यह है कि अब जेपी के बारे में 2-3 बातें कह करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। जेपी के कुछ गुण थे, बड़े अच्छे गुण थे। जेपी चाहते तो प्रधानमंत्री ही बन सकते थे, जेपी चाहते तो राष्ट्रपति बन सकते थे। दोनों प्रस्ताव परोक्ष प्रस्ताव, एक प्रस्ताव उनको प्रत्यक्ष मिला था, कुछ प्रस्ताव परोक्ष थे, उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन जेपी चाहते थे कि भारत में परिवर्तन हो, तो जेपी ने, चूँकि कि वो मार्क्सवादी थे, तो गांधी के संपर्क में आने के बाद मार्क्सवादी से होकर समाजवादी हुए, और समाजवादी पहले ही आम चुनाव में इतने पिट गए कि जेपी का मोहभंग हो गया और जेपी पर कुछ आरोप भी लगे। समाजवादी पार्टी टूटती भी रही। अंत तो प्रसोपा के वो जनरल सेक्रेटरी थे और आचार्य जेबी कृपलानी प्रसोपा के अध्यक्ष थे। प्रसोपा भी संकट में थी। तो 1955 की बात है, कृपलानी दिल्ली से चले और जेपी को कहा कि तुम भी आओ, तो दोनों गया में पहुँचे। वहाँ विनोबा की सभा थी, तो इन दोनों ने तय किया कि हम लोग बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, तो हम दोनों प्रसोपा के बारे में बात करेंगे और विनोबा जी से भी भेंट हो जाएगी। सर्किट हाउस से जेपी और जेबी कृपलानी दोनों विनोबा के मंच पर पहुँचे। उस समय भूदान की हवा थी। जेपी ने बड़ी सभा देखी, तो उस मंच से उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा अब जीवन
भूदान के लिए समर्पित। तो आचार्य जे.बी. कृपलानी ने अपने मेमोयर में लिखा है कि मैं तो सदमे में आ गया कि ये जे.पी. हमारा जनरल सेक्रेटरी, हम दोनों मिलकर के पी.एस.पी. के भविष्य की बात करने वाले थे, ये अपना जीवन दान कर रहा है। और कृपलानी भूदान को सही समझते थे। भूदान से कुछ नहीं होने वाला है, ये कृपलानी की पुरानी धारणा थी जो सही निकली। भूदान से 69 तक भूदान का तूफान था, लेकिन 69 में राजगीर में, बिहार में एक राजगीर जगह है, राजगीर में भूदान का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ। 1-1.5 लाख लोग आए, दुनिया भर के बारे में, दुनिया भर से लोग आए थे भूदान के प्रयोग को देखने के लिए। वहाँ विनोबा ने घोषित कर दिया कि मैं तो अब संन्यास ले रहा हूँ। लेकिन विनोबा ने घोषणा तो कर दी कि संन्यास ले रहा हूँ, परंतु पवनार आश्रम से वो भूदान आंदोलन को संचालित करना चाहते थे। इससे जे.पी. का मतभेद हुआ। और वही दौर था जब यूरोप में विद्यार्थी सड़क पर आकर पेरिस की सड़क पर देगाल की सत्ता को कान्ह बेंडिट नाम का विद्यार्थी नेता चुनौती दे रहा था, और लाखों की संख्या में कान्ह बेंडिट के पीछे विद्यार्थी चलते थे। देगाल को हटना पड़ा। यूरोप में उस समय सरकारें बदल गई। जे.पी. को ये लगा कि विद्यार्थियों में दम है, और पहली बार जे.पी. ने अपने सिद्धांतों में परिवर्तन किया। पहले वो मानते थे कि मजदूर क्रांति करेगा तो क्रांति आएगी। समाजवादी आंदोलन में उन्होंने समझा कि किसान क्रांति करेगा तो क्रांति आएगी। भूदान आंदोलन में उन्होंने समझा कि ज़मीन वाले ज़मीन दे देंगे तो क्रांति हो जाएगी। ये तीनों क्रांतियां जब फेल हो गई तो जे.पी. चौराहे पर खड़े थे। और उस दौर में जे.पी. से हमारी एक बार बात हुई, 2 दिन बात हुई लगातार। यूथ इन रिवोल्ट नाम का एक सेमिनार उन्होंने किया था, जिसमें मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो 68, 69, 70 में ये जो 3 साल हैं, उसमें जे.पी. के विचार में बड़ा परिवर्तन आया, और वो ये सोचने लगे कि अगर कोई परिवर्तन जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा हो सकता है तो विद्यार्थियों से हो सकता है। इसलिए जब बिहार आंदोलन शुरू हुआ या गुजरात आंदोलन शुरू हुआ तो जे.पी. उसमें शरीक होते हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि अगर प्रभावती जी जीवित होती तो शायद जे.पी. उसमें शरीक ना होते। प्रभावती जी का संयोग से दुखद निधन हो गया था, तो जे.पी. अपने मन से कुछ भी निर्णय कर सकते थे। लेकिन जे.पी. ने विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व जब स्वीकार किया तो उससे विद्यार्थी आंदोलन को एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व मिला। जंतर मंतर की तुलना करें अगर, तो देखिए अब जंतर मंतर में कौन है और उसको कौन पहचानता है, या ये नेतृत्व क्या, ये जंतर मंतर का जो इतना उग्र लहर पैदा हुई, क्या ये लहर टिकेगी? ये ऐसी लहरें टिकती हैं जब कोई नैतिक नेतृत्व उसके की अगुवाई कर रहा हो। जो बिहार आंदोलन, इमरजेंसी, इन सब के का नैतिक नेतृत्व जे.पी. ने किया, इसलिए सफलता मिली। तो जे.पी. का जो सबसे बड़ा योगदान है वो 2 बातों के लिए है। नंबर 1 कि वो जब जे.पी. याद किए जाएंगे तो जे.पी. संपूर्ण क्रांति के लिए याद किए जाएंगे। संपूर्ण क्रांति का एक सपना वो दे करके गए हैं, भले वो ज़मीन पर ना उतरा हो,
दूसरा, जेपी इस बात के लिए याद किए जाएंगे कि जब इमरजेंसी में इंदिरा गांधी विपक्ष के नेताओं को जमीन पर थूक कर चटवा रही थी, तब जेपी अडिग थे, हिमालय की तरह अडिग थे। और जेपी ने ही कहा विपक्ष को कि एक दल बनाओ, एक दल बनाएंगे तभी मैं आपके लिए काम करूंगा। तो जेपी के दबाव में 18 जनवरी 1977 को जब चुनाव की घोषणा इंदिरा गांधी ने की और मोरारजी देसाई उसी दिन छूट करके अपने घर आ गए, त्यागराज मार्ग पर, जो आज का त्यागराज मार्ग है, उस समय वो डुप्लेक्स रोड होता था। तो अगले दिन मीटिंग हुई उनके घर पर। उस मीटिंग से पहले जेपी की चिट्ठी पढ़ी गई। जेपी ने चिट्ठी भेजा था कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, ये जो 4 पार्टियाँ हों मिल करके एक पार्टी बने, तभी आप चुनाव में मुकाबला कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने एक पार्टी नहीं बनाई तो मैं इस चुनाव में शामिल नहीं होऊंगा। तो जेपी के दबाव में जनता पार्टी बने, परंतु नियति को ये मंजूर नहीं था कि जेपी जनता पार्टी को दुरुस्त भी रख सकें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी दुरुस्त नहीं था। तो ये परिवर्तन की कहानी चलती रहती है। और मैं ये कहूँगा कि जेपी ने दरअसल भारत की राजनीति को एक ऊंचाई दी है, और वो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। पहले के दौर के नेता पद के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन सिद्धांतों के लिए अटक रहते थे। आज तो ये लगता है कि जैसे पद मिल जाए, चाहे अनुशासन रहे, चाहे व्यवस्था रहे, चाहे सिद्धांत रहे, कुछ ना रहे, साम दाम दंड भेद, सत्ता रहे पद रहे, ये इस अंतर का क्या? ये अंतर आपको दिख रहा है, आप बड़े कष्ट में हैं इसके कारण से। ये अंतर हमेशा रहा है। मैं आपको 150 लोगों के नाम बता सकता हूँ जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब एमएलए का अवसर मिला तो दौड़ करके पार्टी बदल दी उन्होंने, बल्कि पार्टी बदलने के लिए विचार भी बदल दिया। तो ये ऐसा है कि जो हम को ये समझना चाहिए कि हम किस राजनीतिक व्यवस्था में हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था की ताकत क्या है, उस राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियां क्या है। तो जिस हम राजनीतिक व्यवस्था में हैं उसको कहते हैं संसदीय राजनीति। भारत का स्वभाव संसदीय राजनीति का नहीं है, लेकिन हमने संसदीय राजनीति 1935 से अपना ली है और वो हमारे रग रग में शामिल हो गई है। तो उस में जो दोष हैं वो भी हमारे अंदर आ गए हैं। संसदीय राजनीति समाज को तोड़ती है, क्षुद्र बातों से वो शक्ति ग्रहण करती है। तो ऐसी हालत में विचार वाले लोग भी अगर वो संसदीय राजनीति में ही अपना जीवन धन्य मानते हैं तो वो उसके नियम में चलेंगे। और संसदीय राजनीति का नियम है सत्ता को पाना। संसदीय राजनीति का नियम संन्यास नहीं है। संसदीय राजनीति का मतलब पद पाया हुआ को त्यागना नहीं है, कस के पकड़ लेना है और अवसर की तलाश करते रहना संसदीय राजनीति का स्वभाव है। आज बीजेपी लोगों को एमएलए बना रही है, एमपी बना रही है, तो बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं।
जिस दिन बीजेपी ये बीजेपी की ये क्षमता चुक जाएगी तो जिसमें आएगी उस तरफ जाएंगे, थोड़े लोग रह जाएंगे जो बीजेपी में विचार के लिए हैं। इमरजेंसी में आरएसएस के कई बहुत श्रेष्ठ प्रचारक जनसंघ का काम करने के लिए गए। जब 1977 में जनता पार्टी आ गई तो उन्होंने जनसंघ के नेताओं को कहा कि मेरा काम पूरा हो गया, मैं अब जा रहा हूँ। राम भाऊ गोडबले उनमें से एक थे। रामलाल बीजेपी के 12 साल तक जनरल सेक्रेटरी थे। एक दिन उन्होंने मोहन भागवत जी को कहा कि भाई अब बीजेपी की जगह हमको आप कोई दूसरा काम दीजिए, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है देश भर में। तो ऐसे भी उदाहरण हैं, और ऐसे उदाहरण भी हैं कि ये अब आज जो बीजेपी है उसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी की जो ट्रेनिंग है या बीजेपी की जो संस्थागत संरचना है या विचार है या बीजेपी की जो परंपरा है उसके नहीं है। और वही बीजेपी के इस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये संसदीय राजनीति में, और वो उनके आने से बीजेपी को भी ताकत मिली है, तो बीजेपी भी मौज में है। संघ भाजपा के रिश्तों को आप कैसा देख रहे हैं अभी, कैसे इनके? संघ और भाजपा के रिश्ते समय समय पर बदलते रहे हैं, और उसका कारण ये है कि संघ और भाजपा कोई मशीन तो है नहीं। संघ में भी व्यक्ति हैं, बीजेपी में भी व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित होता है, परिस्थितियों से संचालित होता है, परिस्थितियों का अपना तकाजा होता है। तो इसलिए ये जो जनसंघ और आरएसएस का संबंध 1952 में था, वो 1967 में नहीं था, 1977 में भी नहीं था। लेकिन जब जनसंघ चारों तरफ से पिट गया तो संघ की शरण में जाना पड़ा। संघ ने भी माना कि अपना ही बच्चा है तो उसको संभाला। तो गांधीयन समाजवाद से फिर से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर बीजेपी इसलिए आई क्योंकि उस समय के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस को मालूम था कि बीजेपी को किस रास्ते पर जा कर के हम सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने हस्तक्षेप किया, उसकी एक लंबी कहानी है। और अटल बिहारी वाजपेयी को गांधीयन समाजवाद छोड़ करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अनुचर बनना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे कि बीजेपी को हिंदू पार्टी बनाया जाए, लेकिन जब पूरा समाज हिंदू पार्टी की मांग करने लगा तो वही अटल बिहारी वाजपेयी उसके नेता भी माने गए और उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो संसदीय राजनीति के अपने कुछ तकाजे होते हैं, और उन तकाजों से ये जो दल बदल होता है और सब होता है उसमें कोई वैचारिक वो नहीं है, ये सत्ता के खेल का हिस्सा है। हाँ, ये अमर्यादित न हो, ये काम समाज का है, पत्रकारों का है, जो लोग बताएं कि भाई आप कहाँ मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। तो अब जैसे दल बदल कानून है, दल बदल कानून में एक संशोधन भी हो गया है। तो लेकिन कानून मात्र से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दल बदल कानून था, आपको मालूम है दल बदल कानून भारत में कब आया?
दल बदल कानून की मांग 1971 से में शुरू हुई। शुरू तो हुई 67 में, लेकिन जोर से मांग शुरू हुई 1971-72 में। दल बदल कानून आया है 1986 में। और कब आया? जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और राजीव गांधी को 413-14 सीटें थी लोकसभा में, तो बड़ा बहुमत भी प्रधानमंत्री को डरा रहा था कि कहीं ये टूट न जाए सब, तो एक उन्होंने दल बदल कानून लाया। लेकिन उसी दल बदल कानून का जो दुरुपयोग नरसिंह राव के समय में हुआ कि बीजेपी छोड़ दीजिए, तो सारी पार्टियों को तोड़ करके उन्होंने अपना बहुमत बनाया। तब लोगों ने लिखा पढ़ा भी, बाकायदे झारखंड की पार्टियों को खरीदा गया, सांसदों को खरीदा गया। ये चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को खरीदा गया, पता नहीं कितने कितने लोगों को खरीदा गया। खरीद फरोख्त का वो एक माहौल था। आज खरीद फरोख्त का नहीं है, लेकिन ये नियम कानून और मर्यादाएं हमेशा ध्यान दिलाने का काम हमारा है, यानी लिखने पढ़ने वालों का है, पत्रकारों का है। तो ये काम हमको करते रहना चाहिए। जी समापन जी, बस एक दो क्वेश्चन। अभी आपकी कोई किताब आ रही है इमरजेंसी के ऊपर? देखिए, इमरजेंसी पर एक किताब हमारी पिछले साल ही आई थी, तो वो हमारे पुराने लेखों की किताब थी, इमरजेंसी के 50 साल। जी। लेकिन अब हम एक इमरजेंसी पर नई किताब लिख रहे हैं, करीब करीब पूरी हो गई है। और वो इमरजेंसी के बारे में जो बातें आज नई पीढ़ी को जाननी चाहिए, जी। उसको हम थोड़ा रिसर्च करके, माने वो बातें उपलब्ध हैं तो उनको खोज करके हम उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इमरजेंसी जब समाप्त हुई थी और जनता पार्टी आई थी, तब जो किताबें आई थी वो किताबें सुनी सुनाई ज़्यादा थी या संस्मरण थे। 2026 में मैंने किताब बनाने का इसलिए इरादा बनाया और हम ज़्यादा समय उसी में देते हैं पढ़ने लिखने में, क्योंकि अब इमरजेंसी के बारे में कोई भी बात गोपनीय नहीं है। यानी हर सूचना, हर तथ्य, इंदिरा गांधी ने किससे बात की, इंदिरा गांधी ने किसको तोड़ा, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के लक्ष्य क्या थे, अब हम प्रमाण सहित बता सकते हैं, उस समय नहीं बता सकते थे। तो अब हम जो लिख रहे हैं वो उसका लक्ष्य दो है। नंबर एक कि इमरजेंसी के बारे में जितने सवाल हो सकते हैं उन सवालों का इस पुस्तक में उत्तर हो, और जो बातें जाननी चाहिए वो लोग जान सकें। और एक स्वयं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई, ये भी एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि जब लोकसभा के कार्यकाल 15 महीने बचा हुआ था तो उन्होंने चुनाव क्यों करवाया। ऐसे कुछ सवालों का जवाब हम इस पुस्तक में देने की कोशिश करेंगे। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं, इसके माध्यम से कोई विशेष काम करने जा रहे हैं? इस पर हम लोग अलग संवाद करेंगे, क्योंकि वो काम की सूची लंबी है। अच्छा। मैं ये कह सकता हूँ कि भारत सरकार की जो सांस्कृतिक नीति है, दृष्टि है, उस को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई संस्था नहीं है सिवाय इंदिरा गांधी कला केंद्र के। तो आपने सुना, अनुभवों का भंडार है, समय की अपनी सीमा है, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो
अनछुए रह गए, क्योंकि ऐसी अंदर की जानकारी और कहीं मिलना मुश्किल है। एक डिक्शनरी है, एक साइक्लोपीडिया, मतलब ऐसा सब कुछ है। आगे कभी फिर मौका मिले तो हम चर्चा करेंगे राम बहादुर राय जी से। आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए और लोगों को भेजिए, और अपने कमेंट भी हमें भेजकर बताइए कि कैसा लगा, क्योंकि हम कभी और प्रयास करेंगे चर्चा करने की। अभी उनसे और मुद्दों पर चर्चा करनी है। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।